हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एमएसटी एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशांत कोरी और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस के से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। अपन फाइनेंशियल अवेयरनेस को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने जो देखा था, लास्ट टॉपिक जो था वो था बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। इसके आगे का आज टॉपिक पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बैंकर ऑफ बैंक एंड लास्ट लेंडर क्रेडिटर। तो बैंकों का बैंकर एवं अंतिम ऋण दाता। ठीक है, ये होता क्या, देखिए जो आरबीआई है वो बैंकों के बैंकर का कार्य करता है। ठीक है ना, बैंकों के बैंकर का कार्य करता है कौन? आरबीआई। ठीक है ना, तो इसमें होता क्या है, इसमें बैंकों को अपनी एग्रीगेट डिपॉजिट लिएबिलिटी जो होती है ना, एग्रीगेट डिपॉजिट लिएबिलिटी मतलब जिसको होते हैं समग्र समग्र जमा देयता जो होती है ना, उसका 3% जो है वो कैश रिजर्व में रखवाना पड़ता है आरबीआई के पास। ठीक है ना, कितना? 3%। एग्रीगेट डिपॉजिट लिएबिलिटी का 3% आरबीआई के पास कैश रिजर्व रखना होता है। ठीक है, बैंकों को। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो न्यूनतम वो जो रहती है मतलब मिनिमम कैश जो रिज़र्व होती है उसकी मात्रा को आरबीआई क्या कर सकता है, बदल भी सकता है। ठीक है, और इसमें एक सुविधा और है कि अगर किसी को आवश्यकता पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विपत्ति काल आ गया है कोई, है ना, संकट आ गया है, तो जो शेड्यूल बैंक होता है, ठीक है ना, जो शेड्यूल बैंक होता है वो अपने लेटर ऑफ एक्सचेंज को का बट्टा करवाकर फाइनेंशियल एकोमोडेशन से प्राप्त कर सकता है। एकोमोडेशन मतलब सहायता ले सकता है या गुंजाइश या सुविधा प्राप्त कर सकता है इसकी। ठीक है ना, तो क्या देखा अपन ने कि आरबीआई जो होता है बैंकों का बैंकर होता है और बैंकों को अपनी एग्रीगेट डिपॉजिट लेबिलिटी का 3% किसके पास कैश रिजर्व कराना पड़ता है? आरबीआई के पास। याद रखी गई चीज़। और जो मिनिमम कैश रिजर्व है उसकी मात्रा को आरबीआई बदल सकता है। ठीक है ना, और इसमें आवश्यकता पड़ने पर या विपत्ति काल में शेड्यूल बैंक क्या कर सकता है, लेटर ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से के बट्टा को करवाकर, एक्सचेंज का बट्टा करवाकर क्या कर सकता है, फाइनेंशियल एकोमोडेशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, एकोमोडेशन मतलब क्या होता है, सहायता या गुंजाइश या सुविधा, जो भी आप बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, देखिए नेक्स्ट इसमें जो आता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह आता है साख नियंत्रण मतलब क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा ये होता क्या है। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक है ना, वो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का कार्य करता है, मतलब इसको नियंत्रण का कार्य करता है, जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है ना, और इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत है, हाँ, भारत में जो बैंक हैं उनके द्वारा निर्मित जो क्रेडिट होती है उसकी मात्रा को नियंत्रण करने का अधिकार होता है आरबीआई के पास। ठीक है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि भारत के जो अन्य बैंक हैं उनके द्वारा जो क्रेडिट दी जा रही है, ठीक है ना, उसकी जो मात्रा है ना, उसको क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। इसका अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई के पास होता है। ठीक है, और बैंकों की जो रेट होती हैं, है ना, बैंक रेट होती है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या कर सकता है ये, और इसमें क्या हुआ था 1956 के पश्चात क्या हुआ था, जो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है ना, चयनात्मक साख नियंत्रण के उपायों का आधिकारिक प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है ना, किसका क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाने लगा? 1956 के बाद आरबीआई द्वारा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के आधिकारिक प्रयोग किया जाने लगा, है ना। इसको अपन आगे पढ़ेंगे अभी होता क्या है। तो आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए दो प्रकार के उपायों का प्रयोग करते हैं, हाँ, दो तरीके का यूज़ करते हैं। क्या? क्रेडिट कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए। तो पहला क्या आता है इसमें? पहला आता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्यूसीसी सॉरी, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, और दूसरा आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल।
ये दो टाइप से हम क्या करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि पहला वाला क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला परिमाणात्मक साख नियंत्रण, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है ना, इसमें जो पहला आता है वो आता है बैंक दर में परिवर्तन, है ना, चेंज रेट इन बैंक। ठीक है, बैंक रेट को चेंज करके भी क्या किया जा सकता है, क्रेडिट कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, देखिए जो अपने जो देश में जो करेंसी एक्सपेंशन होता है ना, उसकी स्थिति को नियंत्रण करने के लिए बैंक के दर में क्या रेट में क्या की जाती है, इंक्रीजमेंट किया जाता है ना, वृद्धि की जाती है। और जो करेंसी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी स्थिति में बैंक में क्या आ जाती है, बैंक की रेट में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है ना, और बैंक रेट वह रेट होती है जिसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, जो सेंट्रल बैंक होता है वह व्यापारिक बैंक को उनकी श्रेणी के अनुसार, प्रथम श्रेणी के अनुसार सिक्योरिटी के आधार पर ऋण प्रदान करता है। ठीक है ना, उनकी कैटेगरी के आधार पर सिक्योरिटी के बेस पे क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। इसे क्या कहते हैं, चेंज इन बैंक रेट कहा जाता है। ठीक है ना, इसके थ्रू भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें क्रेडिट कंट्रोल में परिवर्तन कर सकते हैं। सेकंड जो आता है उस वो क्या होता है, ये अपन पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर में। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड आता है खुले बाज़ार की क्रियाएं। ठीक है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, है ना। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सेंट्रल बैंक है ना, मार्केट में क्या करते हैं, सिक्योरिटी, है ना, लेटर ऑफ क्रेडिट और सेल्स ऑफ बिल, ठीक है ना, इन सब को करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विक्रय करते हैं इन सब चीज़ों का। ठीक है ना, मतलब इन सब चीज़ों को बेच देते हैं। तो होता क्या है, तो बाज़ार में मार्केट में क्या होता है, जो करेंसी है ना, उसकी क्वांटिटी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर वो क्या करता है, इससे कमी आने से कारण क्या होता है, जो क्रेडिट होता है वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है ना। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करने से क्या हो जाता है कि जो सेंट्रल बैंक जो रहता है वो बाज़ार में क्या करता है, सिक्योरिटी जो आपने रखवाई है ना, लेटर ऑफ जो क्रेडिट्स होते हैं, सेल्स ऑफ जो बिल्स होते हैं, है ना, उनको क्या करता है, वो सेल कर देता है। ठीक है ना, उनको क्या कर देता है, सेल कर देता है। जिससे क्या होता है जो मार्केट में क्या आती है, करेंसी की कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद क्या होता है, जब इन सब का को ख़रीदा जाता है ना, तो जो मार्केट में जो करेंसी है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और क्रेडिट का क्या होता है, विस्तार होता है, मतलब फैलाव हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद ये सब जो क्रियापन कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें आता है CRR, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। बैंक दर में परिवर्तन, खुले बाजार क्रिया और नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, देखिए नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। इसमें जो शेड्यूल बैंक होता है ना, उनको अपने पास डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो होता है वो RBI के पास नगद रूप में जमा कराना अनिवार्य होता है, जिसे क्या कहा जाता है, CRR, मतलब कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। ठीक है ना, तो RBI अधिनियम के अनुसार क्या होता है, अभी अपन ने पिछले में भी देखा, जो शेड्यूल बैंक होते हैं, अनुसूचित जो बैंक होते हैं, उनको अपनी आय का, है ना, अपनी कुल जमा राशि का 3% RBI के पास जमा कराना कंपलसरी होता है। और इस राशि को RBI बढ़ा भी सकता है, कितना, 15% तक इसको क्या कर सकता है, इंक्रीजमेंट कर सकता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, CRR कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशो, सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है ना, SLR। तो SLR में क्या होता है, बैंक को अपने पास कुल डिपॉजिट का, है ना, कुछ जो रेशो रहता है वो उनको जमा कराना पड़ता है। किसके रूप में जमा कराना पड़ता है, या तो गोल्ड हो, है ना, या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हो, इनके रूप में क्या कराना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, SLR कहा जाता है ना। और इसमें एक चीज़ और होती है कि ये जो अनुपात होता है ना, इसकी एक सीमा है,
इस 25 से 40% तक की सीमा में इस अनुपात, इस रेशो को क्या किया जाता है, रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जनवरी 2007 के लिए एसएलआर की मिनिमम लिमिट समाप्त कर दी गई है। याद रखिएगा, ये जो मिनिमम लिमिट है वो क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। ठीक है ना, इसमें ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एसएलआर क्या होता है याद रखना है। इसका रेगुलेटिंग एक्ट भी था एक, है ना, एसएलआर का प्रावधान का जो एक्ट था वो 1949 में आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब चीज़ें याद करने की है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक ये भी है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं चल निधि समायोजन सुविधा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, LAF, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, यह सुविधा क्या होती है, लिक्विडिटी रेगुलेशन, है ना, करने के लिए और मार्केट के लिए ट्रांसमिट इंटरेस्ट रेट सिग्नल करने के लिए क्या किया जाता है, प्राइमरी साधन है ये। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, यह सुविधा तरलता नियम करने और बाजार के लिए ब्याज दर संकेत संचारित करने के लिए एक RBI का प्राथमिक साधन है। ठीक है ना, लिक्विडिटी रेगुलेशन और मार्केट के लिए। ठीक है ना, क्या करने का, ट्रांसमिट इंटरेस्ट रेट सिग्नल करने का क्या है, इंटरेस्ट रेट सिग्नल को ट्रांसमिट करने का क्या है, एक प्राइमरी साधन है। ठीक है, यह सुविधा जून 2000 में पहली बार पेश की गई थी, है ना, और इसके बाद इसमें संशोधन कब हुआ, 2001 और 2004 में क्या हुआ, संशोधन किया गया। ठीक है, अब देखिए इससे भी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि रेट्स, है ना, जो RBI की जो रेट चलती है वो क्या होती है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए RBI द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण जो रेट है वो कौन सी है, पहले होती है बैंक रेट, है ना। बैंक रेट क्या होती है कि जिस रेट पर सेंट्रल बैंक अपने सदस्य बैंकों को अपने श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है ना, तथा अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज़ होती है उस पर जो ऋण देता है उसको क्या कहा जाता है, बैंक रेट कहते हैं। सेकंड इसमें आता है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जो सार्वजनिक और निजी बैंक जो होते हैं अपनी शॉर्ट टर्म की आवश्यकताओं के लिए RBI से उधार लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा एक और होता है रिजर्व रेपो रेट, RRR, है ना। रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक अपनी एक्स्ट्रा मनी को कुछ टाइम के लिए RBI के पास रखता है और इस जो एक्स्ट्रा मनी ये जो होती है इसके लिए क्या मिलता है, एक रिजर्व रेपो रेट में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसे क्या कहा जाता है, और इसे कहते हैं धन की पार्किंग कहा जाता है, इंग्लिश में मनी पार्किंग भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट होता है MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी 2011 मई में। ठीक है, और इसके तहत होता है क्या, शॉर्ट टर्म जो लोन होता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम ही करता है, और ये रेपो रेट से हमेशा बहुत अधिक होता है ना, बहुत नहीं मतलब अधिक ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रेपो रेट से अधिक क्या होता है, MSFR, है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और एक और होता है, एक होता है बेस रेट, है ना, बेस रेट भी एक होता है, उसको ज़्यादा आप लोग के लिए काम का नहीं है, बस याद रखिए कि बेस रेट भी होता है एक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसके बाद आता है जो अपन ने पढ़ा था, अब आता है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है ना, जो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है वो कितने टाइप के से कंट्रोल की जा सकती है, दो टाइप से की जा सकती है, अपन ने पढ़ा, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या आता है, चेंज इन बैंक रेट, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, है ना, कैश रिजर्व रेशो, और स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो, और क्या आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आता है। अब क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या आएगा, देखिए पहला आता है राशनिंग। ठीक है ना, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो ये जो होता है, ये क्रेडिट क्या क्या होता है, क्वालिटेटिव कंट्रोल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। ठीक है, ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बैंकों की जो क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट डेवलपमेंट जो पावर होती है उसको क्या करता है, एक सीमित करता है ये। ठीक है ना, और जो लेंडर ऑफ द
लास्ट रिसॉर्ट होता है, मतलब अंतिम ऋणदाता जो होता है ना, उसके रूप में सेंट्रल बैंक जब अपने अन्य बैंकों की मांग को पूर्ण नहीं कर पाता है तो इसका राशनिंग कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह यह निश्चित कर देता है कि प्रत्येक बैंक को कितनी क्रेडिट दी जाएगी। याद रखिएगा। तो राशनिंग क्या होता है, क्रेडिट ऑफ राशनिंग क्या होता है, यह एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है, बैंकों की जो क्रेडिट डेवलपमेंट पावर है ना, उसको सीमित करना, ठीक है ना। और जो अंतिम ऋण दाता है, मतलब लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट, उसके रूप में सेंट्रल बैंक जब अपने बैंकों की मांग को पूरा नहीं कर पाता है तो क्या कर देता है, वो इसका राशनिंग कर देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक लिमिट बना देता है कि किसको कितनी क्रेडिट दी जाएगी, किस बैंक को कितनी क्रेडिट दी जाएगी। ये क्या कहलाता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है पावर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना, मतलब प्राधिकरण की शक्ति, ठीक है ना। तो पावर ऑफ अथॉरिटी होता क्या है, देखिए 1 नवंबर 1975 को ये एक व्यवस्था की गई थी कि किसी व्यक्ति या कोई संस्था है ना, उसको 2 करोड़ या उससे अधिक की राशि देना हो तो उससे पहले सभी बैंकों को रिजर्व बैंक से परमिशन लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। पावर ऑफ अथॉरिटी क्या कहता है कि 2 करोड़ से ऊपर की अधिक राशि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो सभी बैंकों के लिए ये अनिवार्य है कि आरबीआई से आप परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप उसको दीजिए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है ना। ये क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर में आता है, ठीक है ना। 1 नवंबर 1975 को ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है नैतिक दबाव, ठीक है ना, मोरल सुएशन, ठीक है, नैतिक दबाव। तो जो बिजनेस बैंक होते हैं है ना, वो आरबीआई की इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मानते नहीं हैं, है ना। क्यों नहीं मानते, क्योंकि देखिए जो बिजनेस बैंक होते हैं क्या करते हैं, आरबीआई की सलाह को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है ना कि भाई अगर इनकी सलाह नहीं मानेंगे तो उनको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना, समझ गए ना, उनको क्या होगा, लॉस होगा। और नैतिक प्रभाव के रूप में भी कार्य करती है व्यवस्था, ठीक है, नैतिक व्यवस्था जो होती है, नैतिक दबाव जो होता है। और इसमें कई ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां हैं जिसमें बढ़ जाती हैं, है ना। बस आपको इतना ही समझना है कि नैतिक दबाव में होता क्या है कि उनको जो सलाह नहीं मानता है ना, उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जो बिजनेस बैंक है, जो आरबीआई की जो गाइडलाइन है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको क्या करे, इग्नोर नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। लॉस में क्या होगा, वो एक डायरेक्ट एक्शन होगा, उन पर कार्रवाई होगी, ठीक है ना, ये डायरेक्ट एक्शन होगा। अगर वो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, उनके लिए या तो लाइसेंस रद्द हो जाएंगे या फिर कोई और तरीके से उनको पर दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्शन में उनको दंडित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मैं एक ही दिन में 1.5 आपको पढ़ा दूंगा तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक के बाद एक वीडियो देखते जाइएगा, ये इसको बहुत अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का अपन करेंगे प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, जो सिक्योरिटीज़ माइनिंग्स वगैरह होती हैं उसको देखेंगे, है ना। प्रिंटिंग प्रेस माइंस जो होती हैं उनको देखते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। और वीडियो को पसंद आया होगा अगर आपको तो उसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भेज दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू।